नमस्कार। आशुतोष सर की क्लास में आपका स्वागत है। यूपीएसआई परीक्षा की तैयारी में सहायक मैं एक वीडियो दे रहा हूं। इस वीडियो में समय और दूरी चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का सरल और आसान हल विस्तार पूर्वक समझाकर दे रहा हूं। ये सभी प्रश्न यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नदी के किनारे एक सड़क है। राजू ने बिंदु एक्स से दौड़ना शुरू किया। वह उसी सड़क पर बिंदु वाई पर स्थित मंदिर में गया और फिर बिंदु एक्स पर वापस आ गया। वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से जा रहा है, जबकि उसका मित्र कुमार एक्स से वाई और वाई से एक्स बिंदु तक नाव से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है। यदि नाव का बहाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो राजू और कुमार की औसत गति में क्या अंतर होगा? आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। एक सड़क है। एक्स से वाई एक सड़क है और इस सड़क के समानांतर एक नदी बह रही है एक्स से वाई। तो जब नदी बहती है तो उसकी चाल होती है। तो नदी के बहने की दिशा प्रश्न में नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं कि नदी एक्स से वाई की ओर बह रही है और नदी की जो चाल दी हुई है वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दो व्यक्ति की बात हो रही है, एक राजू और दूसरा उसका मित्र कुमार। राजू एक्स से वाई तक साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और वाई से एक्स की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौट आता है। उसका मित्र कुमार एक्स से वाई तक नाव से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और वाई से एक्स की ओर धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट आता है। तो हमें ज्ञात करना है कि राजू और उसका मित्र कुमार की औसत गति के बीच अंतर कितना है। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। ये एक सड़क है एक्स से वाई तक। राजू 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक्स से वाई तक जाता है और मुड़कर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वाई से एक्स की ओर वापस लौट आता है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स से वाई तक यानी जाते समय राजू की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी और लौटते समय वाई से एक्स तक राजू की गति भी 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक v1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और v2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दूरी को तय करके वापस प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, तो उस व्यक्ति की औसत गति होती है टू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अर्थात
दूरी जब कांस्टेंट हो, यहां पर राजू ने x से y तक एक निश्चित दूरी को तय किया और वापस उसी निश्चित दूरी को तय करके प्रारंभिक स्थान पर लौट आया। तो जब दूरी कांस्टेंट होती है तो औसत गति होती है 2 गुणे v1 v2 बटे v1 प्लस v2, जहां v1 जाते समय व्यक्ति की चाल और v2 वापस लौटते समय व्यक्ति की चाल होती है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि राजू की औसत गति 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब हम लोग v1 और v2 की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो v1 और v2 दोनों का मान 15-15 है और 15 प्लस 15, तो 15-15 30 हो गए। तो 15 दूनी 30, 30 कट गया। तो राजू की औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। x से y तक ये नदी है। नदी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम मान लेते हैं कि नदी के बहाव की दिशा x से y की ओर इस प्रकार से है। अब राजू का मित्र कुमार नाव से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नदी की ओर यात्रा करता है। तो जब कोई भी व्यक्ति नदी की ओर या नदी के बहाव की ओर यात्रा करता है तो उसकी सामान्य चाल में वृद्धि हो जाती है। उसकी सामान्य चाल में कितने से वृद्धि होती है? तो जितना नदी की गति होती है उसी चाल से उसकी वृद्धि होती है। तो जब कुमार x से y की ओर नदी की दिशा में यात्रा करता है तो उसकी सामान्य चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा में नदी की चाल जुड़ जाएगी और अब उसकी वास्तविक चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अर्थात अब कुमार x से y नदी की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और यात्रा करके y पर पहुंचता है। इसके बाद मुड़कर जब वो y से x की ओर यात्रा करता है तो उसकी दिशा धारा के विरुद्ध हो जाती है। यानी जब वो y से x की ओर यात्रा करेगा तो उसकी जो दिशा होगी वो नदी की दिशा के विपरीत होगी। तो जब कोई व्यक्ति धारा के विरुद्ध या नदी के बहाव के विरुद्ध यात्रा करता है तो उसकी सामान्य चाल में कमी हो जाती है। कितने से कमी होती है? तो जितना नदी की चाल होती है। तो कुमार की सामान्य चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब वो नदी के विरुद्ध यात्रा करेगा तो उसकी सामान्य चाल में नदी की चाल घट जाएगी और अब उसकी वास्तविक चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो अब हम कह सकते हैं कि कुमार जब x से y की ओर धारा के विरुद्ध यात्रा करता है तो उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह y से x की ओर वापस लौट आता है। तो हम कह सकते हैं कि जब कुमार x से y की ओर नदी की दिशा में यात्रा करता है तो उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और जब वो धारा के विरुद्ध या बहाव के विरुद्ध यात्रा करता है तो उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कोई भी व्यक्ति एक निश्चित दूरी को मान लेते हैं x से y, इस निश्चित दूरी को v1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और उसी दूरी को y से x तक वही दूरी होगी और उसी दूरी को v2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हुए वापस प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। तो उसकी औसत गति होगी औसत गति होगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो कुमार की औसत गति होगी 2v1 v2 v1 प्लस v2। तो v1 की जगह 20 और v2 की जगह हम लोग 4 रख देंगे
तो 2 × 20 × 4 / 20 + 4 24, तो 4 छंग 24 और 2 तियां 6, तो 20/3। तो कुमार की औसत गति 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न कहता है कि राजू और कुमार की औसत गति के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो औसत गति के बीच अंतर होगा, राजू की औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा और कुमार की औसत गति 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 15 तियां 45 और 45 में 20 घटाएंगे तो 25/3, और जब हम 25 में 3 से भाग लगाएंगे तो हमें 8.33 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार राजू और कुमार की औसत गति में अंतर 8.33 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और हमारा आंसर होगा डी। ट्रेन ए स्टेशन एक्स से सुबह 8 बजे चलती है और स्टेशन वाई की ओर जाती है, जो कि 250 किलोमीटर दूर है। एक अन्य ट्रेन बी स्टेशन वाई से सुबह 10 बजे चलती है और स्टेशन एक्स की ओर जाती है। ट्रेन ए और ट्रेन बी की गति का अनुपात 8:9 है। स्टेशन वाई और उस स्थान के बीच जहां तक ट्रेन ए सुबह 10 बजे चली है की दूरी 170 किलोमीटर है। स्टेशन वाई से किस दूरी पर और किस समय पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी? आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट, दो स्टेशन है, एक्स और वाई। दोनों स्टेशन के बीच दूरी 250 किलोमीटर है। स्टेशन एक्स से ट्रेन ए सुबह 8 बजे वाई स्टेशन की ओर चलती है। वाई स्टेशन से ट्रेन बी सुबह 10 बजे एक्स स्टेशन की ओर चलती है। दोनों ट्रेन बीच में किसी स्थान पर मिलती हैं। मान लेते हैं कि स्थान पी पर दोनों ट्रेनें मिलती हैं। तो प्रश्न है स्टेशन वाई से किस दूरी पर, यानी पी और वाई के बीच दूरी ज्ञात करना है, और किस समय पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। यानी जब दोनों ट्रेनें मिलेंगी तो घड़ी में कितना बज रहा होगा, दोपहर के 2 बजे, दोपहर 12 बजे, दोपहर के 2 बजे, या फिर दोपहर के 12 बजे। और इस प्रश्न को हल करने के लिए कुछ डेटा दिया गया है। स्टेशन एक्स और वाई, ट्रेन ए सुबह 8 बजे वाई स्टेशन की ओर चलती है और 10 बजे सुबह वो जिस स्थान पर पहुंचती है, मान लेते हैं वो जेड स्थान पर पहुंचती है, तो ट्रेन ए सुबह 8 बजे वाई स्टेशन के लिए चलती है और सुबह 10 बजे जेड स्थान पर पहुंचती है, मान लेते हैं। तो ये जेड स्थान स्टेशन वाई से 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तीसरा फैक्ट जो दिया गया है कि दोनों ट्रेन की चाल के बीच अनुपात 8:9 है। तो ये 3 फैक्ट हैं जिसके आधार पर हमें प्रश्न को हल करना है। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। स्टेशन एक्स और स्टेशन वाई, इसके बीच दूरी 250 किलोमीटर। स्टेशन एक्स से ट्रेन ए
वाई स्टेशन की ओर सुबह 8 बजे चलती है। हम मान लेते हैं ट्रेन ए की चाल v1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन ए सुबह 10 बजे जिस स्थान पर पहुंचती है, हम उस स्थान का नाम रख लेते हैं जेड स्थान। तो प्रश्न कहता है कि ट्रेन ए सुबह 10 बजे जिस स्थान पर पहुंचती है, स्थान जेड, वह स्थान स्टेशन वाई से 170 किलोमीटर की दूरी पर है। तो स्टेशन एक्स से स्थान जेड के बीच दूरी कितनी होगी? स्टेशन एक्स से स्टेशन जेड के बीच दूरी कितनी होगी, या स्थान जेड के बीच दूरी कितनी होगी? तो 250 किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस है एक्स से वाई, और उसमें हम 170 किलोमीटर को घटा देंगे। तो स्टेशन एक्स और स्थान जेड के बीच दूरी आ जाएगी 80 किलोमीटर। तो ट्रेन ए सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे के बीच 80 किलोमीटर की दूरी तय करके स्थान जेड पर पहुंचती है। तो 80 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ट्रेन ए को कितना समय लगेगा? तो सुबह 8 बजे से 10 बजे, यानी जो समय लगेगा वो कितना होगा? 2 घंटे समय होगा। तो हम कह सकते हैं स्टेशन एक्स और स्थान जेड के बीच दूरी 80 किलोमीटर है, और इस 80 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ट्रेन ए को 2 घंटे का समय लगेगा। तो ट्रेन ए की चाल क्या होगी? तो ट्रेन ए की जो चाल होती है, तो चाल होती है दूरी बटा समय। तो ट्रेन ए 80 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। तो ट्रेन ए की चाल होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार ट्रेन ए की चाल हमें ज्ञात हो जाएगी। तो ट्रेन ए की चाल होगी दूरी बटा समय। तो दूरी 80 किलोमीटर 2 घंटे में तय करती है, तो ट्रेन ए की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न में एक डेटा दिया है, ट्रेन ए की चाल और ट्रेन बी की चाल के बीच अनुपात 8:9। हम मान लेते हैं कि ट्रेन ए की चाल 8 के, तो ट्रेन बी की चाल कितनी हो जाएगी? 9 के। और ये 8 के किसके बराबर हो जाएगा? 40 के। तो 8 के बराबर 40 की, तो के बराबर कितना होगा? 5। और के की वैल्यू को यहां पुट कर दे, 9 गुणे 5। तो ट्रेन बी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार हम लोग दोनों ट्रेन की स्पीड को अर्थात चाल को ज्ञात कर लेंगे। तो ट्रेन ए की चाल 8 के बराबर 40, तो के बराबर 5। तो ट्रेन बी की चाल 9 के बराबर 9 गुणे 5 बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार ट्रेन ए की चाल और ट्रेन बी की चाल हमें ज्ञात हो गई। आगे बढ़ते हैं। स्टेशन एक्स और स्टेशन वाई, इनके बीच दूरी 250 किलोमीटर। स्टेशन एक्स से ट्रेन ए वाई की ओर सुबह 8 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। वाई स्टेशन से एक दूसरी ट्रेन बी एक्स स्टेशन की ओर सुबह 10 बजे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दोनों ट्रेन एक्स और वाई स्टेशन के बीच किसी स्थान पर मिलेंगी। हम मान लेते हैं वो स्थान है पी। तो स्थान पी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो स्थान पी स्टेशन एक्स से दूरी को हम d1 किलोमीटर मान लेते हैं, और स्थान पी का स्टेशन वाई से दूरी d2 किलोमीटर मान लेते हैं। और ये प्रश्न भी है हमारा कि
दोनों ट्रेनें जिस स्थान पर मिलती हैं वह स्थान वाई स्टेशन से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, यानी D2 हमें निकालना होगा। आइए अब एक कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। जब दो ट्रेनें अलग अलग समय पर चलती हैं, सुबह 8 बजे और सुबह 10 बजे, और दोनों एक ही समय पर मिलती हैं, दोनों ट्रेन एक ही समय पर मिलती हैं। कंसेप्ट को ध्यान से समझना है कि जब दो ट्रेनें अलग अलग समय पर सुबह 8 बजे और 10 बजे चलती हैं और एक ही समय पर मिलती हैं, यानी घड़ी में एक ही टाइम हो रहा होता है, तो जो ट्रेन बाद में चलती है, जैसे ट्रेन बी सुबह 10 बजे चलती है, बाद में चलती है, तो ये कम समय लेगी। हम मान लेते हैं ये T घंटा समय लेगी। तो जो ट्रेन पहले से चलती है, सुबह 8 बजे से चल रही है, ये ज्यादा समय लेगी, यानी T प्लस कितना ज्यादा समय लेगी, तो दोनों ट्रेनों के प्रस्थान का अंतर, यानी सुबह 8 बजे और सुबह 10 बजे का अंतर, तो 8 बजे और 10 बजे का अंतर कितना होगा, 2 घंटे का अंतर। तो कंसेप्ट है कि जब दो ट्रेन अलग अलग समय पर चले और मिले एक ही समय पर, तो जो ट्रेन बाद में चलती है वो कम समय लेती है और जो ट्रेन पहले चलती है वो ज्यादा समय लेती है। कितना ज्यादा समय लेती है, तो दोनों के प्रस्थान समय का अंतर, तो 10 में 8 घटेगा 2 घंटे, यानी ट्रेन ए को स्टेशन X से P तक पहुंचने में T प्लस 2 घंटे का समय लगेगा, वहीं ट्रेन बी को T घंटे का समय लगेगा। तो ट्रेन बी को T घंटे का समय लगेगा और ट्रेन ए को स्टेशन X से स्थान P तक पहुंचने में T प्लस 2 घंटे का समय लगेगा। हम सब फिगर को ध्यान से देख रहे हैं, तो D1 किलोमीटर और D2 किलोमीटर को अगर हम जोड़ दें तो ये X और Y स्टेशन के बीच दूरी 250 किलोमीटर के बराबर हो जाएगी। तो D1 प्लस D2 बराबर 250 किलोमीटर। हम सब जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी D1 बराबर होगा चाल 40 किलोमीटर गुणे समय, और समय कितना है T प्लस 2। इस तरह D2 के बारे में कहें तो चाल 45 किलोमीटर और समय T बराबर 250 किलोमीटर, यानी हम दूरी को चाल गुणे समय में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो D1 बराबर होगा 40 गुणे T प्लस 2 और D2 बराबर होगा 45 गुणे T बराबर 250। अब टर्म बन गए और तीनों टर्म में कॉमन 5 है, तो 5 8 40, 5 9 45 और 5 25, तो जो कॉमन होता है उसे काट देना चाहिए। तो 8T प्लस 2 प्लस 9T बराबर 50। 8 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर देंगे तो 8T प्लस 16 बराबर 9T बराबर 50। इसके बाद T वाले टर्म को जोड़ देते हैं तो 8 9 17T बराबर 50 में 16 घट जाएगा तो 34, 17 दूनी 34, यानी T बराबर 2 घंटा। यानी ट्रेन बी को Y स्टेशन से सुबह 10 बजे से 2 घंटे का समय लगेगा स्थान P पर पहुंचने के लिए। तो ट्रेन बी जब स्थान P पर पहुंचेगी तो 10 बजे से 2 घंटा यानी दोपहर के 12 बजे दोनों ट्रेनें मिलेंगी।
अगला सवाल है कि ये जो स्थान है वो स्टेशन वाई से कितना किलोमीटर की दूरी पर है। तो ट्रेन बी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में D2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, बराबर कितना होगा 90 किलोमीटर। तो ट्रेन बी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में स्थान पी पर पहुंचती है। तो D2 बराबर होगा 45 गुणे 2 बराबर 90 किलोमीटर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रेन स्टेशन वाई से 90 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी और जब मिलेंगी तो घड़ी में कितना बज रहा होगा। तो ट्रेन बी से कंसिडर करेंगे तो ट्रेन बी को 2 घंटे का समय लगता है। तो 10 बजे से 2 घंटा जोड़ देंगे तो 10 और 2 12, यानी दोपहर 12 बजे दोनों ट्रेन स्टेशन वाई से 90 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। और इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा। ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। दोनों 4 घंटे में मिलते हैं। हालांकि अगर वे एक ही दिशा में दौड़ रहे होते और ए बी के पीछे दौड़ रहा होता तो ए 20 घंटों में बी से आगे निकल गया होता। बी की गति क्या होगी? आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। ए और बी, इनके बीच दूरी 100 किलोमीटर है। हम मान लेते हैं ए की चाल v1 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल v2 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब वे एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि P स्थान पर वे दोनों मिलेंगे। तो P स्थान पर जब वे मिलते हैं तो A के द्वारा चली गई दूरी D1 होगी और B के द्वारा P स्थान तक चली गई दूरी D2 होगी। और A को P स्थान तक पहुंचने में और B को P स्थान तक पहुंचने में बराबर समय लगता है और वो समय है 4 घंटे। इसके बाद एक दूसरा फैक्ट देता है कि A और B इनके बीच दूरी 100 किलोमीटर है और दोनों एक ही दिशा में दौड़ते हैं और A B के पीछे है और A 20 घंटे में B को ओवरटेक यानी पीछे छोड़ देता है। तो हम मान लेते हैं कि B को स्थान Q पर A B को ओवरटेक करता है, यानी जैसे ही B यहां पर पहुंचेगा वैसे ही 20 घंटों में A पीछे से इसको Q स्थान पर B को ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा। यानी B को Q स्थान तक पहुंचने में और A को Q स्थान तक पहुंचने में 20 घंटे लगेंगे और 20 घंटे में A B को P स्थान पर ओवरटेक यानी पीछे छोड़ देगा। तो ये दो डेटा हमें प्रश्न के माध्यम से मिलते हैं। इसके आधार पर हमें बताना है कि B की गति क्या होगी, अर्थात V2 की वैल्यू हमको निकालना है। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। A और B इनके बीच 100 किलोमीटर का
डिस्टेंस है, दूरी है, और वे एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं। हम मान लेते हैं कि P स्थान पर वे दोनों मिलेंगे। हम ये भी मान लेते हैं कि A की चाल v1 किलोमीटर प्रति घंटा और B की चाल v2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये 4 घंटे में P स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे। तो A P स्थान पर 4 घंटे में पहुंचेगा और B P स्थान पर 4 घंटे में पहुंचेगा। तो A को P स्थान पर पहुंचने के लिए प्रारंभ से कितनी दूरी चलनी होगी? तो हम मान लेते हैं D1 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। B को प्रारंभिक स्थान से P स्थान तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी चलनी होगी? तो इसके लिए भी हम मान लेते हैं कि ये D2 किलोमीटर चलेगा। तो सबसे पहले हम यहां पर A के समय की बात करेंगे कि A D1 किलोमीटर की दूरी को तय करके P स्थान पर 4 घंटे में पहुंचेगा। अब B के बारे में बात कर ले, तो B प्रारंभिक स्थान से P स्थान तक D2 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करेगा, क्योंकि प्रश्न कहता है कि A और B दोनों 4 घंटे में एक दूसरे से मिलते हैं। तो डायग्राम को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि D1 और D2 ये दोनों दूरी जो है 100 किलोमीटर के बराबर होगी। हम ये भी जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो D1 की बात करते हैं तो D1 की चाल को V1 माने हैं और समय 4 घंटा है। तो अगर हम कहें कि V1 T1 प्लस V2 T2 बराबर 100 किलोमीटर, तो A के बारे में बात करें तो इसका जो चाल है V1 और समय है 4, तो 4T1 प्लस 4T2 बराबर 100 किलोमीटर। तो D1 प्लस D2 बराबर 100 किलोमीटर। D1 बराबर होगा V1 T1 चाल गुणे समय, और D2 बराबर होगा V2 T2 चाल गुणे समय। तो वैल्यू को पुट करते हैं तो 4V1 प्लस 4V2 बराबर 100। 4 4 और 4 से काट देते हैं तो 25। तो V1 प्लस V2 बराबर कितना होगा? 25। और इस तरीके से हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाता है कि V1 प्लस V2 बराबर 25। हम इसे समीकरण 1 कहेंगे। अब प्रश्न आगे बढ़ता है, कहता है कि A और B एक ही दिशा में दौड़ते हैं। तो A और B के बीच 100 किलोमीटर की दूरी है। A की चाल V1 किलोमीटर प्रति घंटा, B की चाल V2 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक ही दिशा में दौड़ते हैं, यानी जिस दिशा में A दौड़ता है उसी दिशा में B भी दौड़ेगा। प्रश्न यह भी कहता है कि A जो है वो B के पीछे खड़ा है। तो A और B एक ही दिशा में दौड़ते हैं और इनके बीच दूरी 100 किलोमीटर है। 20 घंटे में A B को ओवरटेक कर लेता है। तो हम मान लेते हैं कि B एक स्थान है Q, यहां पर A B को ओवरटेक करता है, यानी जब A B को ओवरटेक करेगा तो B स्थान Q पर पहुंच जाएगा। तो जैसे ही B स्थान Q पर पहुंचेगा, पीछे से A उसे आकर ओवरटेक कर लेगा। तो A को B को ओवरटेक करने में 20 घंटे का समय लगता है। इसका अर्थ ये हुआ कि B का ये प्रारंभिक स्थान है, तो प्रारंभिक स्थान से Q तक पहुंचने में B को 20 घंटे लगेंगे। वहीं पर A को भी 20 घंटे का समय लगेगा Q तक पहुंचने में, तभी वो
बी को ओवरटेक करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हम मान लेते हैं क्यू स्थान तक पहुंचने में बी को अपने प्रारंभिक स्थान से d2 किलोमीटर चलना पड़ा। वहीं ए को क्यू स्थान तक पहुंचने के लिए अपने प्रारंभिक स्थान से d1 किलोमीटर चलना पड़ा। अब ए बी को 20 घंटे में ओवरटेक करता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि बी d2 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय करेगा, वहीं ए d1 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय करेगा। तो ए भी d1 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय करेगा। अब डायग्राम को ध्यान से देखते हैं। तो अगर हम d1 किलोमीटर की दूरी में d2 किलोमीटर की दूरी को माइनस कर दें, घटा दें, तो हमारे पास कितना बचेगा? 100 किलोमीटर। यानी अगर हम d1 किलोमीटर की दूरी में d2 किलोमीटर की दूरी को घटा दें तो कितना बचेगा? 100 किलोमीटर। तो d1 माइनस d2 बराबर 100 किलोमीटर और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो v1 t1 माइनस v2 t2 बराबर 100 किलोमीटर। v1 एक की चाल और t1 20 घंटा होगा, v2 b की चाल और t2 20 घंटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि 20 v1 प्लस 20 v2 बराबर 100। अब तीनों टर्म में कॉमन 20 है, तो 20 20 और 20 पंचे 100 और इस प्रकार हमें एक दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाता है v1 माइनस v2 बराबर 5। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दो समीकरण प्राप्त हो गए। अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे। तो जब समीकरण 2 को घटाते हैं तो चिन्ह उलट जाते हैं, अर्थात जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और 5 प्लस में था तो माइनस हो जाएगा। इसके बाद v1 कैंसिल हो जाएगा और 2v2 बराबर 25 में से 5 घटेगा 20, तो 2v2 बराबर 20, तो v2 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और v2 जो है वो b की चाल है। तो प्रश्न कहता है कि b की गति बताइए, तो b की गति होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और इस प्रकार हमारा आंसर होगा b। एक ट्रेन की गति अपनी यात्रा के पहले घंटे के दौरान दूसरे घंटे की तुलना में आधी है। इसके अलावा तीसरे घंटे के दौरान इसकी गति पहले 2 घंटे के दौरान इसकी गति के योग का 2/3 है। यदि ट्रेन 3 घंटे के लिए उसी गति पर चलती है जो गति से वह पहले घंटे के दौरान चली थी, तो वह 180 किलोमीटर कम चलती है। पहले 3 घंटे के लिए ट्रेन की औसत गति का पता लगाएं। आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। पहला घंटा, हम मान लेते हैं कि ट्रेन ए से बी तक की दूरी चली। दूसरा घंटा, ट्रेन बी से सी तक की दूरी चली और तीसरे घंटे में ट्रेन सी से डी तक की दूरी चली। प्रश्न आगे बढ़ता है और प्रश्न कहता है कि दूसरे घंटे में ट्रेन ने जो गति से यात्रा की है उस गति की आधी गति से पहले घंटे में यात्रा करेगी। तो हम मान लेते हैं कि दूसरे घंटे में ट्रेन की गति 2x है। तो पहले घंटे में ट्रेन की गति दूसरे घंटे में ट्रेन की गति से आधी होगी। तो पहले घंटे में ट्रेन की गति x किलोमीटर प्रति घंटा होगी। प्रश्न आगे बढ़ता है, कहता है कि तीसरे घंटे में ट्रेन की गति पहले घंटे में ट्रेन की गति और दूसरे घंटे में ट्रेन की गति
इन दोनों के योग का 2/3 होगा। तो x और 2x को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3x का 2/3 होगा। तो 3 से 3 कट जाएगा तो 2x, यानी तीसरे घंटे में ट्रेन की गति 2x किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो प्रश्न के अनुसार तीसरे घंटे में ट्रेन की गति पहले 2 घंटे में ट्रेन की गति के योग का 2/3 होगा, जो कि 2x के बराबर होगा। इसके बाद प्रश्न आगे बढ़ता है। प्रश्न कहता क्या है कि पहले घंटे में जो ट्रेन की गति है, अगर इसी गति से वह 3 घंटे तक यात्रा करती है तो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी पहले 3 घंटे में ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी से 180 किलोमीटर कम होगी। यानी कि अगर ट्रेन की गति या चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो और वो 3 घंटे तक दौड़ती रहे, तो ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी को हम PQ मान लेते हैं। तो यह PQ दूरी AD दूरी से 180 किलोमीटर कम होगी। अर्थात ट्रेन के द्वारा A से D तक की दूरी और x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे में तय की गई दूरी PQ के बीच में अंतर 180 किलोमीटर होगा। इस तथ्य के आधार पर हमें बताना है कि पहले 3 घंटे के लिए ट्रेन की औसत गति क्या है। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। पहले घंटे ट्रेन ने A से B तक की दूरी तय की। दूसरे घंटे ट्रेन ने B से C तक की दूरी तय की और तीसरे घंटे ट्रेन ने C से D तक की दूरी तय की। दूसरे घंटे के दौरान ट्रेन की गति को मान लेते हैं 2x किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले घंटे ट्रेन की गति आधी होगी, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरे घंटे ट्रेन की गति पहले 2 घंटे में ट्रेन की गति के योग का 2/3 होगी, यानी x प्लस 2x का 2/3, जो कि 2x के बराबर होगा। अब हम लोग A से B तक की दूरी, B से C तक की दूरी और C से D तक की दूरी को ज्ञात करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो अगर A से B तक की दूरी ज्ञात करनी है, D1 मान लेते हैं, तो चाल हो जाएगा x और समय कितना है, सिर्फ 1 घंटा। तो AB की दूरी कितनी होगी, x किलोमीटर। इसी तरह BC और CD की दूरी ज्ञात करेंगे। तो AB की दूरी होगी D1 बराबर x गुणे 1 बराबर x किलोमीटर। B से C तक की दूरी होगी चाल गुणे समय 2x गुणे 1 बराबर 2x, और CD के बीच की दूरी होगी D3 2x गुणे 1 बराबर 2x। तो A से D तक के बीच की दूरी कितनी होगी, तो कुल दूरी होगी x प्लस 2x बराबर 5x। यानी ट्रेन पहले 3 घंटे में 5x किलोमीटर की दूरी तय करती है। प्रश्न आगे बढ़ता है। कहता है कि यदि ट्रेन पहले घंटे में जिस चाल से यात्रा कर रही है, अगर उससे वो 3 घंटे तक दौड़ती रहे, तो जो दूरी तय करेगी वह A से D तक की दूरी अर्थात 5x से 180 किलोमीटर कम होगी। तो अब ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और 3 घंटे तक दौड़ती है, तो हम मान लेते हैं कि P से Q तक की दूरी तय करती है। तो P से Q के बीच की दूरी कितनी होगी, तो चाल गुणे समय। तो कुल दूरी होगी चाल x गुणे समय 3 बराबर 3x। तो प्रश्न के अनुसार पहले 3 घंटे में तय की गई दूरी 5x और x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे में तय की गई दूरी 3x के बीच में डिफरेंस यानी अंतर 180 किलोमीटर का होगा। तो A से D के बीच तय की गई दूरी और P से Q के बीच तय की गई दूरी के बीच में डिफरेंस 180 किलोमीटर होगा। तो 5x A से D के बीच में तय की गई दूरी और 3x
P और Q के बीच तय की गई दूरी, तो इन दो दूरी के बीच में अंतर होगा 180 किलोमीटर। तो 2x बराबर होगा 180 किलोमीटर, तो x बराबर कितना होगा 90 किलोमीटर। तो इस प्रकार x की वैल्यू 90 हो गई। अब प्रश्न कहता क्या है कि पहले 3 घंटे के दौरान ट्रेन की औसत गति का पता लगाएं। तो ट्रेन की औसत गति होती है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल समय कितना होगा 3। तो अगर हमें पहले 3 घंटे के दौरान ट्रेन की औसत गति पता लगानी है तो कुल दूरी बटा कुल समय करना होगा। तो पहले 3 घंटे के दौरान ट्रेन की औसत गति बराबर होगा कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी होगा 5x बटे कुल समय होगा 3। अब हम लोग x की जगह उसकी वैल्यू को रख देंगे। तो x की जगह उसकी वैल्यू 90 को रख देते हैं। तो इस प्रकार क्या होगा कि 5 गुणे 90 बटे 3, तो 3 से 90 को डिवाइड करेंगे 30, और 30 में 5 का गुणा करेंगे तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात पहले 3 घंटे के दौरान ट्रेन की औसत गति होगी 150 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वह सी होगा। प्रिया प्रति घंटे 1 चक्कर की दर से एक स्टेडियम के चक्कर काट रही है, जबकि अनु प्रति घंटे 9 चक्कर की दर से ही स्टेडियम के चक्कर काटती है। सुबह 8 बजे वह दोनों एक ही दिशा में एक ही बिंदु से चलने लगती हैं। चक्कर काटना शुरू करने के बाद किस समय पर वह पहली बार एक दूसरे से मिलेंगी। आइए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। ये एक स्टेडियम है। प्रिया स्टेडियम का एक चक्कर लगाती है और अनु ऐसे ही 9 चक्कर लगाती है। तो प्रिया और अनु के द्वारा लगाए गए चक्करों में जो समय लिया गया वो 1 घंटे का है। अर्थात प्रिया एक चक्कर 1 घंटे में लगाती है, जबकि अनु ऐसे ही 9 चक्कर 1 घंटे में लगाती है। तो 1 घंटे के बाद प्रिया एक चक्कर लगा करके जिस स्थान पर खड़ी होगी, अनु 9 चक्कर लगा करके उसी स्थान पर खड़ी होंगी। अर्थात 1 घंटे के बाद प्रिया और अनु की मुलाकात होगी। तो अगर वे 8 बजे अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो 8 बजे से 1 घंटे के बाद प्रिया और अनु की मुलाकात होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि प्रिया केवल 1 चक्कर लगाएगी और अनु 9 चक्कर लगा करके उसी स्थान पर होगी जिस स्थान पर प्रिया 1 चक्कर लगा करके खड़ी है। तो दोनों की मुलाकात 8 बजे से 1 घंटे के बाद सुबह 9 बजे होगी, लेकिन ये उनकी पहली मुलाकात नहीं होगी। 8 बजे से 9 बजे के बीच में वे कई बार एक दूसरे से मिलेंगे। तो इसका पता लगाने के लिए एक कंसेप्ट का प्रयोग करते हैं, और वो कंसेप्ट इस प्रकार से है कि कुल चक्कर और कुल समय को हम 2 से, 4 से, 8 से और 16 से बारी बारी से भाग लगाते हैं, और उसके बाद क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग कुल चक्करों की संख्या को और समय को 2 से भाग लगाएंगे। तो प्रिया का कुल चक्कर 1 है, तो 2 से भाग लगाएंगे तो आधा चक्कर होगा। तो प्रिया आधा चक्कर लगाएगी। अनु के कुल चक्करों की संख्या 9 है, तो 9 को जब हम 2 से भाग लगाते हैं तो 2 चौक 8 और 1/2, तो 2 चौक 8 और 1 9/2। तो अनु 4 पूरे चक्कर लगाएगी और आधे चक्कर लगाएगी, यानी अनु जो है 4 पूरे चक्कर लगा करके प्रारंभिक स्थान पर होगी और आधा चक्कर लगा करके ये उसी स्थान पर पहुंच जाएगी जिस स्थान पर प्रिया खड़ी है।
तो इस प्रकार अनु 4 पूरे चक्कर और एक आधा चक्कर लगा करके उसी स्थान पर खड़ी होगी जिस स्थान पर प्रिया खड़ी है। तो हम कुल समय को भी 2 से भाग लगा देंगे तो 30 मिनट। तो 30 मिनट में प्रिया आधा चक्कर लगाएगी जबकि अनु 4 पूरे चक्कर और एक आधा चक्कर लगाएगी और ये चक्कर लगाने के बाद अनु उसी स्थान पर खड़ी होगी जिस स्थान पर प्रिया खड़ी होगी। यानी 8 बजे से 30 मिनट के बाद उन दोनों की मुलाकात होगी। तो 8 बजे से 30 मिनट के बाद यानी सुबह 8:30 पर दोनों की मुलाकात होगी, लेकिन ये मुलाकात उनकी पहली मुलाकात नहीं होगी। इसके बाद हम कुल चक्करों की संख्या और कुल समय को 4 से भाग लगाएंगे। तो प्रिया का कुल चक्कर 1 है तो 4 से भाग लगाएंगे तो संपूर्ण चक्कर का चौथाई भाग प्रिया तय करेगी। और अनु के कुल चक्कर कितने हैं? 9। तो 9 को जब हम 4 से भाग लगाएंगे तो मिक्स्ड नंबर में बदलते हैं तो 4 दूनी 8 सही 1/4, अर्थात अनु 2 चक्कर लगाएगी ऐसे और 2 चक्कर लगाने के बाद फिर इसी स्थान पर खड़ी हो जाएगी प्रारंभिक स्थान पर और उसके बाद 1/4 चक्कर लगा करके ये उसी स्थान पर खड़ी होगी जिस स्थान पर प्रिया खड़ी है। यानी कहने का मतलब है कि प्रिया 1/4 चक्कर और अनु 2 पूरे चक्कर और 1/4 चक्कर लगा करके एक ही स्थान पर खड़ी होंगी। तो इन्हें कितना समय लगेगा? तो कुल समय में ये प्रिया 1/4 चक्कर लगा करके, माफ कीजिए, अनु 1/4 चक्कर लगा करके उसी स्थान पर खड़ी हो गई जिस स्थान पर प्रिया खड़ी है। तो इन्हें कुल कितना समय लगेगा? तो कुल समय 1 घंटे यानी 60 मिनट में 4 से भाग लगाएंगे 15 मिनट, यानी 15 मिनट में प्रिया 1/4 चक्कर लगाएगी जबकि अनु 2 पूरे चक्कर लगाने के बाद 1/4 चक्कर लगाएगी और उसी स्थान पर पहुंच जाएगी जिस स्थान पर प्रिया खड़ी है और इन दोनों को 15 मिनट लगेगा। यानी 8 बजे से 15 मिनट के बाद दोनों की स्थिति एक जैसी होगी। तो 8 बजे से 15 मिनट तो 8:15 पर इन दोनों की मुलाकात होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रिया 1/4 चक्कर लगाएगी जबकि अनु 2 पूरे चक्कर लगाकर और 1/4 चक्कर लगाएगी और दोनों की स्थिति एक समान हो जाएगी और 8:15 पर इनकी मुलाकात होगी, लेकिन ये मुलाकात इनकी पहली नहीं होगी। अब इसके बाद हम लोग 8 से दोनों के पूरे चक्करों में और कुल समय में भाग लगाएंगे। तो प्रिया का एक चक्कर में 8 से भाग लगाएंगे तो 1/8 यानी कुल चक्कर का 1/8 भाग चक्कर लगाकर अपने स्थान पर जाएगी। तो प्रिया कुल चक्कर का 1/8वां भाग तय करके एक स्थान पर पहुंच गई। अब अनु के चक्करों की संख्या को 8 से भाग लगाएंगे। तो जब हम 9 में 8 से भाग लगाएंगे और मिक्स्ड नंबर में बदलेंगे तो 8 इकाई 8 और 1/8, तो 8 इकाई 8 और 1 9/8। तो अनु एक पूरा चक्कर लगाने के बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर आएगी और 1/8 चक्कर लगा करके अनु उसी स्थान पर पहुंच जाएगी जिस स्थान पर प्रिया 1/8 चक्कर लगा करके पहुंच गई थी। तो अनु एक पूरा चक्कर लगाकर प्रारंभिक स्थान और उसके बाद 1/8 चक्कर लगा करके उसी स्थान पर पहुंच गई जिस स्थान पर प्रिया खड़ी थी। तो दोनों की मुलाकात होगी। तो दोनों को कितना समय लगेगा? तो कुल समय में 8 से भाग लगा देंगे। तो कुल समय 1 घंटा यानी 60 मिनट को 8 से भाग लगाएंगे तो 7.5 मिनट, जो कि लगभग 8 मिनट के बराबर होगा। यानी 8 मिनट के बाद यानी सुबह 8 बजे से 8 मिनट के बाद इन दोनों की मुलाकात कुल चक्कर के 1/8वें भाग पर होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि प्रिया सिर्फ जो है अपने प्रारंभिक स्थान से 1/8 भाग ही मूवमेंट लेगी, जबकि अनु जो है अपने प्रारंभिक स्थान से एक पूरा चक्कर पूरा करेगी और उसके बाद 1/8 मूवमेंट लेगी और इसको 8 मिनट का समय लगेगा। तो 8 बजे से 8 मिनट
यानी 8:08 पर इनकी मुलाकात होगी। अब इसके बाद अगर हम कुल चक्कर को 16 से भाग लगा देते हैं और 9/16 कर देते हैं तो ये जो है प्रिया, तो कुल चक्कर का 1/16वां भाग यहीं पर होगी, ठीक है। जबकि अनु जो है कुल चक्कर का 9/16 भाग तो थोड़ा सा आगे होगी, लेकिन दोनों जो है पूरा चक्कर पूरा नहीं करेंगी और इन दोनों की मुलाकात अब आगे नहीं होगी। तो निश्चित रूप से जो है इनकी मुलाकात का जो सबसे कम समय या सबसे पहला समय है वो 8 बजे से 8 मिनट के बाद होगा, जो कि 8:08 होगा। यानी सुबह 8:08 पर प्रिया और अनु की मुलाकात होगी। फर्क होगा कि प्रिया सिर्फ 1/8 भाग की मूवमेंट करेगी, जबकि अनु एक चक्कर लगाने के बाद 1/8 भाग की मूवमेंट करेगी और दोनों एक ही स्थान पर होंगी और सुबह 8:08 पर इनकी मुलाकात होगी। और इस प्रकार हमारा आंसर जो होगा वो बी होगा। कार ए और कार बी की गति 4:3 के अनुपात में है। यदि कार ए 12 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 900 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कार बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। आइए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कार ए की गति 4x और कार बी की गति 3x है। प्रश्न में दिया गया है कि कार ए 480 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है, तो कार ए की गति होती है दूरी बटा समय। तो 480 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है, तो 12 चौक 48। कार ए की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोगों ने माना है कि कार ए की गति 4x है, जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और x की वैल्यू को रख देंगे तो कार बी की गति ज्ञात हो जाएगी। तो कार बी की गति बराबर 3x बराबर 3 गुणे 10 बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न आगे बढ़ता है और प्रश्न कहता है कि कार बी 900 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो हम सब जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा गति। तो कार बी द्वारा लिया गया समय बराबर होगा दूरी बटा गति। तो 900 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो कितना समय लगेगा। तो 30 तिया 90, 30 घंटा। तो कार बी के द्वारा 900 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लिया गया समय 30 घंटा होगा और इस प्रकार हमारा आंसर बी होगा। 100 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन ए स्टेशन यक्स से शुरू होती है और 4 घंटे में स्टेशन वाई तक पहुंचती है, जो स्टेशन यक्स से 320 किलोमीटर दूर है, और 9 सेकंड में दूसरी ट्रेन बी को पार कर जाती है जो स्टेशन वाई पर खड़ी है। ट्रेन बी की लंबाई क्या है। आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। दो स्टेशन है एक्स और स्टेशन वाई और इनके बीच दूरी जो है वो 320 किलोमीटर है। स्टेशन एक्स से ट्रेन ए V1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन वाई पर पहुंचती है और स्टेशन वाई पर पहुंचने में इसे 4 घंटे का समय लगता है। इसके बाद प्रश्न आगे बढ़ता है, कहता है कि स्टेशन वाई पर एक दूसरी ट्रेन बी खड़ी हुई है और ट्रेन ए वाई स्टेशन पर खड़ी ट्रेन बी को 9 सेकंड में पार कर जाती है। 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो हमें बताना है कि ट्रेन बी की लंबाई क्या होगी। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। स्टेशन एक्स और स्टेशन वाई,
इसके बीच दूरी 320 किलोमीटर की है। स्टेशन X पर ट्रेन A V1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन Y पर पहुंचती है और स्टेशन Y पर पहुंचने में इसे 4 घंटे का समय लगता है। तो स्टेशन X से ट्रेन A V1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और स्टेशन Y पर पहुंचने में इसे 4 घंटे का समय लगता है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन A 320 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो ट्रेन A की चाल निकाल सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो ट्रेन A की चाल V1 बराबर दूरी बटा समय 320 बटे 4 बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल आगे बढ़ता है। स्टेशन X और स्टेशन Y। स्टेशन X पर एक ट्रेन A है, इसकी लंबाई 100 मीटर की है और ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई स्टेशन Y पर पहुंचती है और स्टेशन Y पर एक ट्रेन B खड़ी है। तो ट्रेन B खड़ी है तो इसकी चाल 0 होगी और प्रश्न कहता है कि ट्रेन B की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि ट्रेन B की लंबाई x मीटर है। तो प्रश्नानुसार स्टेशन X से 100 मीटर लंबाई की एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और Y स्टेशन पर खड़ी एक दूसरी ट्रेन B को 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन A Y स्टेशन पर खड़ी ट्रेन B को 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो क्रॉसिंग टाइम 9 सेकंड होगा। क्रॉसिंग टाइम का अर्थ होता है कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को कितने सेकंड में पार कर रही है। तो ट्रेन A ट्रेन B को 9 सेकंड में पार कर रही है। तो हम सब जानते हैं क्रॉसिंग टाइम बराबर होता है दोनों ट्रेन की लंबाई का योगफल बटे दोनों ट्रेन की चाल का योगफल या अंतर। हम दोनों ट्रेन की चाल को जोड़ते हैं जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट में चलती हैं और दोनों की चाल का डिफरेंस लेते हैं जब वो सेम डायरेक्शन में चलती है। तो क्रॉसिंग टाइम बराबर होगा दोनों ट्रेन की लंबाई का योगफल बटे दोनों ट्रेन की चाल का योगफल या अंतर। तो क्रॉसिंग टाइम 9 सेकंड, तो क्रॉसिंग टाइम 9 सेकंड रख देंगे। पहले ट्रेन की लंबाई 100 मीटर, दूसरे ट्रेन की लंबाई x मीटर ज्ञात करना है। पहले ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे ट्रेन की चाल, तो दूसरे ट्रेन की चाल जो है वो 0 होगी क्योंकि ट्रेन B स्टेशन Y पर खड़ी है। तो आगे बढ़ते हैं। क्रॉसिंग टाइम सेकंड में, लंबाई मीटर में, तो हमें स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम इसे 5/18 से गुणा करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। तो 100 प्लस x बराबर होगा 9 और डिनोमिनेटर का सीधे पूरे डिनोमिनेटर का सीधे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई 9 से कर देते हैं। तो 9 गुणे 80 गुणे 5/18, तो 9 दूनी 18 और 2 चौक 8 और 40 गुणे 5 200। तो 100 प्लस x बराबर 200। तो x बराबर कितना होगा 200 माइनस 100 बराबर 100 मीटर। यानी ट्रेन B की जो लंबाई होगी वो 100 मीटर होगी और इस प्रकार हमारा आंसर होगा A। एक ट्रेन X 400 मीटर की लंबाई वाले प्लेटफॉर्म के बाहर खड़ी है।
यदि 280 मीटर की लंबाई वाली एक और ट्रेन y 40 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है और 30 सेकंड में ट्रेन x को भी पार करती है, तो ट्रेन x की लंबाई क्या है? आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के दो छोर हैं। छोर यानी कि एंड, किनारा A और B, और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 मीटर है। छोर A पर एक ट्रेन Y है और इस ट्रेन Y की चाल v1 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी जो लंबाई है वो 280 मीटर है। तो प्लेटफॉर्म के एक छोर A पर एक ट्रेन Y है जिसकी चाल v1 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी लंबाई 280 मीटर है और ये 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है। और प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक ट्रेन X खड़ी है और इस खड़ी ट्रेन को ट्रेन Y 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो हमें बताना है कि ट्रेन X की लंबाई कितने मीटर की है। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 400 मीटर है और इसके दो किनारे हैं A और B। तो छोर A पर एक ट्रेन Y है जिसकी लंबाई 280 मीटर है और चाल v1 मीटर प्रति सेकंड है। तो प्लेटफॉर्म के छोर A पर ट्रेन Y 280 मीटर लंबी है और v1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है। तो जब कोई ट्रेन किसी स्थिर वस्तु जैसे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो पार करने में जितना समय लेती है उसे हम क्रॉसिंग टाइम बोलते हैं। और जब ट्रेन किसी स्थिर वस्तु को पार करती है तो क्रॉसिंग टाइम बराबर होता है ट्रेन की लंबाई प्लस वस्तु अर्थात प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे ट्रेन की चाल। क्योंकि स्थिर वस्तु को पार कर रही है इसलिए प्लेटफॉर्म की लंबाई 0 होगी। अब हम लोग क्रॉसिंग टाइम की जगह 40 पुट कर देंगे। ट्रेन की लंबाई 280, प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 और यहां से हम लोग ट्रेन की स्पीड निकालेंगे। तो वैल्यू को पुट करते हैं। तो क्रॉसिंग टाइम 40 सेकंड, ट्रेन की लंबाई 280 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 मीटर और ट्रेन की चाल v1 मीटर प्रति सेकंड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो v1 और 40 को डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो v1 बराबर 280 में 400 जोड़ेंगे तो 680 बटे 40, 0 से 0 कट गया, 17 चौक 68, यानी कि ट्रेन Y की चाल 17 मीटर प्रति सेकंड ज्ञात होगी। सवाल आगे बढ़ता है। तो प्लेटफॉर्म के छोर A पर Y ट्रेन जिसकी चाल 17 मीटर प्रति सेकंड है और लंबाई 280 मीटर है खड़ी है। प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर B पर एक दूसरी ट्रेन X खड़ी है। तो चूंकि खड़ी है तो इसकी चाल 0 होगी और इसकी लंबाई निकालना है तो हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई x है। तो ट्रेन A पर खड़ी ट्रेन Y 17 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ट्रेन X को पार कर जाती है और पार करने में यह 30 सेकंड का समय लेती है जिसे हम क्रॉसिंग टाइम कहते हैं। तो जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करती है तो जितना समय लेती है उसे क्रॉसिंग टाइम कहते हैं और क्रॉसिंग टाइम बराबर होता है दोनों ट्रेन की लंबाई का योगफल बटे
दोनों ट्रेन की चाल का योग या अंतर। तो क्रॉसिंग टाइम की जगह हम लोग 30 रख देंगे। क्रॉसिंग टाइम की जगह पहले ट्रेन यानी वाई ट्रेन की लंबाई 280 और एक्स ट्रेन की लंबाई x मान लेते हैं, और वाई ट्रेन की चाल 17 मीटर प्रति सेकंड, और एक्स ट्रेन चूंकि प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर खड़ी है तो इसकी चाल क्या होगी, 0 होगी। 17 से 30 में गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 280 प्लस x बराबर 17 तिया 51 यानी 510। तो 280 प्लस x बराबर 30 गुणे 17 बराबर 510। तो x बराबर होगा 510 माइनस 280 बराबर 230 मीटर। यानी प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर खड़ी ट्रेन यक्स की लंबाई होगी 230 मीटर। और इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। बिंदु एक्स से शुरू होने वाली कार ए 6 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है और बिंदु वाई से शुरू होने वाली कार बी 8 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है और वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। कार सी की गति ज्ञात करें जिसने कार ए और कार बी द्वारा एक दूसरे से मिलने के वास्ते लिए गए समय के दौरान 360 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होती है, यह मानते हुए कि x और y के बीच की दूरी 144 किलोमीटर है। आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। दो बिंदु x और y और इसके बीच दूरी 144 किलोमीटर है। कार ए बिंदु x से चलती है और कार बी बिंदु y से चलती है। दोनों कार एक दूसरे की ओर चलती हैं और दोनों कार x और y बिंदु के बीच किसी स्थान पर मिलती हैं। हम मान लेते हैं कि P स्थान पर मिलती हैं। तो A और B P स्थान पर मिलती हैं। तो P स्थान पर जब मिलती हैं तो दोनों के द्वारा लिया गया समय एक ही होगा और यह समय हम मान लेते हैं T घंटा है। यानी A को P पॉइंट तक पहुंचने में और B को P पॉइंट तक पहुंचने में T घंटा लगेगा। प्रश्न कहता है कि एक अन्य कार C है जो 360 किलोमीटर की दूरी उतने समय में तय करती है जितने समय में A और B एक दूसरे से मिलते हैं, अर्थात T घंटे में तय करती है। तो आपको कार C की गति बतानी है कितनी होगी। तो कार सी की गति होगी दूरी बटा 4। तो कार सी 360 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी, जितने घंटे में ए और बी एक दूसरे से मिलेंगे, टी घंटे में। तो अगर हमें टी की वैल्यू मालूम हो जाए तो कार सी की गति ज्ञात हो सकती है। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कार ए और कार बी की गति निकालेंगे, चाल निकालेंगे। प्रश्न कहता है कि कार ए 60 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। तो कार ए की चाल v1 बराबर दूरी बटा समय 60 बटे 6 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार कार बी की चाल बराबर होगा 48 बटे 8 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न आगे बढ़ता है। दो बिंदु x और y, इनके बीच दूरी 144 किलोमीटर है। बिंदु x पर कार A है और बिंदु y पर कार B है। ये दोनों कार x और y के बीच किसी स्थान P पर मिलती हैं। तो कार A और कार B दोनों P पॉइंट पर एक दूसरे से मिलती हैं। तो कार A के द्वारा P पॉइंट पर पहुंचने में कितनी दूरी तय की गई, तो हम मान लेते हैं कार A ने बिंदु X से P पॉइंट तक पहुंचने में D1 किलोमीटर की दूरी तय की
और इसे कितना समय लगा, तो t घंटे का समय लगा, ये मान लेते हैं। इसी प्रकार कार B Y से P पॉइंट तक पहुंचने में D2 किलोमीटर की दूरी तय की और इसे कितना समय लगा, t घंटा लगा। यानी कार A और कार B को P पॉइंट तक पहुंचने में समान समय t लगेगा। तो डायग्राम देखने से स्पष्ट है कि D1 और D2 दूरियों का जोड़ 144 किलोमीटर के बराबर होगा। यानी D1 प्लस D2 बराबर 144 किलोमीटर। हम सब जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो D1 बराबर V1T1 और D2 बराबर V2T2 बराबर 144 किलोमीटर। तो V1 की जगह 10 और V2 की जगह 6 रख देंगे, तो 10t प्लस 6t बराबर 144, तो 16t बराबर 144, तो t बराबर 9 घंटा। यानी कार A और कार B P पॉइंट पर मिलने में 9 घंटे का समय लेंगे और इस 9 घंटे के दौरान एक तीसरी कार C 360 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो तीसरी कार C की गति होगी दूरी बटा समय, यानी 360 बटे 9 बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस प्रकार हमारा आंसर होगा डी। दो कारें X और Y एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। कार X सुबह 10 बजे चलती है और कार Y दोपहर 12 बजे चलती है। कार X और Y की गति क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब दोनों कारें मिलती हैं तो कार Y द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? अगर दोनों गंतव्यों के बीच दूरी 820 किलोमीटर है। आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। दो गंतव्य या दो स्थान A और B मान लेते हैं और इन दो स्थानों के बीच दूरी 820 किलोमीटर है। गंतव्य A या स्थान A से कार X सुबह 10 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। गंतव्य B से कार Y दोपहर 12 बजे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान A की ओर चलती हैं। दोनों कारें A और B के बीच किसी स्थान P पर मिलेंगी। तो प्रश्न ये कहता है कि जब दोनों कारें मिलती हैं तो कार Y द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? यानी कार Y के द्वारा स्थान B और P के बीच का डिस्टेंस निकालना है कि मिलने से पहले कार Y ने कितने किलोमीटर की दूरी तय की। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। गंतव्य A और B या स्थान A और B और इनके बीच दूरी 820 किलोमीटर है। स्थान A पर कार X है जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सुबह 10 बजे B की ओर प्रस्थान करती है। स्थान B पर कार Y है जो कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दोपहर 12 बजे स्थान A की ओर प्रस्थान करती है। हम लोग मान लेते हैं कि ये दोनों कारें A और B के बीच किसी बिंदु P पर मिलेंगी। तो कार X और कार Y ये दोनों बिंदु P पर मिलती हैं। तो हम ये भी मानते हैं कि कार Y बिंदु P पर मिलने से पहले वह x किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी स्थान B और मीटिंग पॉइंट P के बीच डिस्टेंस हम x किलोमीटर मान लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस 820 किलोमीटर है और स्थान P और स्थान B जहां से कार Y ने अपनी यात्रा शुरू किया
वो x किलोमीटर है, तो स्थान A और स्थान P के बीच की दूरी जिसे कार x ने तय किया वो कितना होगा? तो वो होगा 820 माइनस x किलोमीटर। अब इसके बाद एक कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट क्या है उसको देखते हैं। उससे पहले कार x के द्वारा स्थान A से P के बीच चली दूरी 820 माइनस x किलोमीटर। कार x के द्वारा मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में हम लोग मान लेते हैं t घंटे का समय लेती है, और कार y मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में t2 घंटे का समय लेती है। तो जिस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं वो कि जब दो कार अलग अलग समय पर चलती हैं और मिलती एक ही समय पर है, तो जो कार पहले चलती है वो ज़्यादा समय लेती है और जो कार बाद में चलती है वो कम समय लेती है। तो कार X कार Y से ज़्यादा समय लेगी। कितना ज़्यादा समय लेगी? तो दोनों के प्रस्थान समय का अंतर, तो 10 बजे और 12 बजे के बीच अंतर कितना होगा? 2 घंटे का। यानी कार X द्वारा मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में लिया गया समय और कार Y द्वारा मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में लिए गए समय में अंतर, दोनों के डिपार्चर टाइम प्रस्थान समय का डिफरेंस, और 10 और 12 बजे के बीच अंतर कितना होगा? 2 घंटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि T1 माइनस T2 बराबर 2 घंटा। समय बराबर होता है दूरी बटा 4, तो T1 बराबर होगा दूरी 820 माइनस x बटे 4 50। T2 बराबर होगा दूरी x बटे 4 70। 50 और 70 का एलसीएम 350। 50 से 350 में भाग लगाएंगे 7 बार, और 7 से 820 में गुणा होगा तो 5740 और माइनस 7x। इसके बाद 70 से 350 में भाग लगाएंगे 5 बार और x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x। इसके बाद 5740 माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो माइनस 12x, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 350 गुणे 2 700। बारह एक्स बराबर 5740 माइनस 700 5040, तो x बराबर कितना होगा? 5040 बटे 12 बराबर 420 किलोमीटर। यानी कार Y मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में 420 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, और इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष सर की क्लास की अगली वीडियो को अवश्य देखिएगा। आशुतोष सर की क्लास आपके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Many thanks for watching this video. Must watch the next video of Ashutosh sir's class. Ashutosh sir's class prays for your bright future. Thanks a lot.